आप सभी लोगों को नमस्कार है हमारे YouTube चैनल ब्रॉडबैंड जीएस एंड जी के। तो आज हम लोग फन लाइन क्वेश्चन की एक और क्लास में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो 389 है, यानी कि 389। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो हैदराबाद जो थी उसके वहाँ के जो निज़ाम थे, क्योंकि वहाँ के निज़ाम थे ना, वो मतलब देसी रियासत इनको बोला जाता था। तो ये जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होना चाह रही थी, वो अलग मतलब अपने देश का मांग कर रही थी, उनके ऊपर निर्भर कर रहा था। जैसे पाकिस्तान भी इधर से लालच दे रहा था कि आप सम्मिलित हो जाओ हमारे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती क्रिटिकल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था। तो 3 समूह में बांटा गया था। समूह का 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत, और समूह का मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, और समूह का असम व बंगाल के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। ठीक है, इसका ये आंसर है। और चौथा क्वेश्चन है, मुख्य सेनापति यानी गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं दूसरे पेज के। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के जो राजलेखा एक्ट था उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पहले वाले पेज में, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आता है, कई बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो ये 1833 के राजलेखा द्वारा। ठीक है, मतलब विधि सदस्य वो होते थे जो उनको सलाह देते थे, ठीक है, लेकिन उसे मानना ना मानना ये गवर्नर के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, गवर्नर चाहे तो मानता था, गवर्नर चाहे तो नहीं मानता था। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे नियम अंत में आके गवर्नर जनरल ही लेता था, और इस पर दबाव नहीं बना सकती थी कमेटी। ठीक है, लेकिन आगे के जो एक्ट हुए उनमें दबाव भी बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस भारत आने जाने व बसने व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो 1833 के अधिनियम के तहत, जो चार्टर एक्ट 1833 का नियम था उसके द्वारा ये बिना लाइसेंस के आ जा सकते थे, लेकिन बाद में प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके बाद जो 1858 का जो आया था, 1833 के बाद जो आया था उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले मांग ली थी इन्होंने। उसके बाद फिर मांगा तो मतलब प्रचार प्रसार कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और अवैध काम भी होने लगे थे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे अब आप। तो चलिए चलते हैं, अगले पेज पे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम भारत में शासन की केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम के में दिखाई देता है। तो 1833 के राजलेखा में दिखाई देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम कानून आए थे 1833 के जो राजलेखा एक्ट था उसके द्वारा। अब दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था। तो दास प्रथा को गैर कानूनी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई थी, मतलब उसके बाद भी आया था। अब किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल ई काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। यानी कि अब ये 1781, तो इसमें बताया गया कि 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था।
तो सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व एकता को 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की? तो सबसे पहले जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1786 के अधिनियम के द्वारा उनको गवर्नर जनरल और सेनापति की, उनको दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारा अगला पेज ओपन हो गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार हैं कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो इसका आंसर है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस पे कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने से मना कर दिया कि आप उपहार नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ राजा महाराजाओं से ले लेते थे, उसके बाद नहीं ले देंगे। अब कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित होने लगा, मतलब धीमे धीमे उसमें कंट्रोल आने लगा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन जब ये एक्ट वगैरह बनने लगे उसके बाद ये फिर नया एक्ट बना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बना उसके द्वारा। अब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, ठीक है। अब किस एक्ट द्वारा, मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल का होता है वहाँ की जो संसद है उसके जो मेंबर रहते हैं उन्हीं में से एक कैबिनेट मंत्री जैसे अपने यहाँ बनते हैं, वैसे ही वहाँ ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है वहाँ की संसद को बोलते हैं, है ना, पार्लियामेंट, जो जिसमें जो मेंबर रहते हैं उन्हीं में से जो मंत्री होता है उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल का एक सदस्य, ठीक है। अब उसके द्वारा एक मतलब अब ये अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया? तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत ये मतलब कि जो था परिषद के निर्णय को वो अस्वीकृत कर सकता था, उसको पावर मिल गई, भाई वो माने चाहे ना माने, अब परिषद कुछ भी फैसला ले, परिषद तो बहुत सारे गलत फैसले भी ले सकती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल को बहुत पावर रही ब्रिटिश शासन में, बहुत ज़्यादा पावर रही, वो मतलब जो चाहे वो नियंत्रण, पुलिस पे नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण, सब कुछ उसके पास था। जब उस समय इंडिया मतलब कि पूर्ण रूप से ब्रिटिश के कंट्रोल में था तब, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।